अस्सलाम एवरीवन, मैं हूं उस्मान खालिद बट ऑल्सो नोन एज फाज इब्राहिम। आप लोग सब बहुत बहुत पसंद कर रहे हैं इस वक्त चुपके चुपके को, सो वो भी ड्रामा देखते रहिए और साथ साथ में मेरा इंटरव्यू भी विद आमना हैदर हसानी। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आमना। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट और आज का हॉट टॉक जो है वो अनफॉर्चुनेटली आपके पास आएगा वाया ज़ूम। इसलिए कि जो आर्टिस्ट हैं हमारे पास आज, उनको पकड़ना मुश्किल ही नहीं, इंतहाई मुश्किल था। नामुमकिन नहीं कहूँगी क्योंकि हमने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। दिस इज़ एन आर्टिस्ट हु इज़ एक्सट्रीमली मल्टी टैलेंटेड. He is an actor, he's a writer, he's a choreographer, he's done television, theatre, film, he's choreographed songs, he's choreographed videos, he's written scripts for the Lux Style Awards, he's done screenplays for movies, he's done comedy, he's done negative roles. इतना कुछ इन्होंने किया है that now after 10 years he is regarded as one of the most highly acclaimed actors in Pakistan. आप लोग समझ गए होंगे जब कॉमेडी की बात की है, मेरा ख्याल है दैट ही इज़ कम फुल सर्कल विद अ ड्रामा सीरियल कॉल्ड चुपके चुपके, जो आजकल आप लोग रमज़ान में देख रहे हैं, बहुत पसंद कर रहे हैं। और फुल सर्कल मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि इन्होंने कॉमेडी से ही शुरू किया था अपना करियर। मुझे याद है वो दिन जब ये अपना यूट्यूब पे चैनल इनका होता था द लिविंग पिक्चर के नाम से, और ये स्पूफ्स किया करते थे और इनकी जो हमसफ़र ड्रामे की स्पूफ्स थी वो बहुत ही पॉपुलर थी। Of course, आप समझ गए होंगे। I have with me today Usman Khalid Butt. I'm extremely happy to have him on the show. इनका मैं पिछले मेरे ख्याल है 2 साल से मैं इनके पीछे थी, थ्रू बागी, थ्रू सुर्ख चांदनी, थ्रू एहद वफ़ा, और इन्होंने फ़िल्म भी की, और ऑफ कोर्स अब फाइनली चुपके चुपके में जब हमने उनको पकड़ लिया। So let's welcome Usman Khalid Butt. Usman, Assalamu alaikum and welcome to Something Hot. वालेकुम अस्सलाम, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर। It's a pleasure to be here. It's a pleasure to watch you back in your comic mode on television. Of course, you've done comedy in the middle as well. But how जी does जी, it feel to be like full on, like full throttle comedy? देखिए मुझे तो लगता है कि कॉमेडी एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट जॉनर है जिसको काफी पाकिस्तान में अंडर वैल्यू किया जाता है। आई मीन अगर आप ऑन ज़ारा ले लें, आप बारात सीरीज ले लें, आप ये रहा दिल ले लें, मतलब रोमांटिक कॉमेडीज लाइट हार्टेड, आप चुपके चुपके ले लें, या आप सुनो चंदा ले लें, यू नो एवरी टाइम कोई ऐसा सीरियल आया है जिसने जो एक नॉर्म होता है, जो हम मिजरी बेचते हैं हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे एक तरह से, which is sometimes justified, sometimes not. क्या कहते हैं, तो they have been super hit. हमेशा records कायम किए हैं इन्होंने। मुझे अभी भी याद है ऑन ज़ारा was on A plus, which was a channel जो कि बिग थ्री को क्रैक कभी भी नहीं कर पाया था उस प्रोजेक्ट से पहले, हम ARYGO को। और उस एक प्रोजेक्ट ने उसकी रेटिंग्स जो हैं वो उस चैनल को एलिवेट कर दिया था। सो मुझे हमेशा से ये एक हमारे राइटर से, हमारे प्रोडक्शन हाउसेस से एक ये जो गिला रहा है और शिकवा रहा है कि हमेशा ये एक्सेप्शंस होते हैं। ये साल में एक आती है कॉमेडी, एक रोमांटिक कॉमेडी आती है, बट रेस्ट ऑफ द ईयर इट्स वेरी वेरी सीरियस टॉपिक्स, एंड आई थिंक इस बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, मैंने इससे पहले किया था सुर्ख चांदनी, जो कि मेरे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट प्रोजेक्ट था। मुझे लगता है कि इट वाज अ ग्रेट लर्निंग कर्व मेरे लिए एज एन एक्टर एज वेल, बट इट वाज अ वेरी बहुत इंटेंस प्रोजेक्ट था वो। और फिर अहदे वफा में भी वाइल देयर वाज अ लॉट ऑफ ह्यूमर, अ लॉट ऑफ कॉमेडी इनिशियल एपिसोड्स में, आगे जाके उसमें बहुत ज्यादा सीरियसनेस भी था। सो आई वाज इचिंग टू गेट बैक टू कॉमेडी। आज तक लोग ऑन को याद करते हैं और मेरे व्लॉग्स को याद करते हैं, एंड आई रियली वांटेड टू डू समथिंग, स्पेशली ये जो कोविड का जमाना आया है, ये तो क्या कहते हैं, इट हैज रियली एज अ कलेक्टिव नेशन हम डिप्रेशन का शिकार हुए हैं। जो बहुत पॉजिटिव आउटलुक और बहुत पॉजिटिव माइंडसेट रखने वाले लोग भी थे, वो भी काफी मुतासिर हुए हैं इससे। सो फॉर मी, आपने बिल्कुल सही कहा, इट वाज टच वुड के इट वाज कमिंग बैक फुल सर्कल। और खैर हम ऑब्वियसली इसे मजीद डिटेल में भी बात करेंगे इस पर इस एंसेम्बल, इस डायरेक्टर के साथ काम करने में इतना मजा आया। मैं तो हमेशा कहता था कि आई विश के कोई डॉक्यूमेंट्री बन रही होती इसकी मेकिंग ऑफ में, क्योंकि आई मीन बीच में पैंडेमिक आया, कास्ट मेंबर्स कुछ चेंज हुए, वी हैड कास्ट मेंबर्स कमिंग फ्रॉम अब्रॉड,
the pressure of shooting in the midst of a pandemic, फिर you know फिर जो हम improvisations लाते थे, फिर जो off screen chemistry हमारी form हुई as friends, as co-workers and as colleagues जो है वो बहुत मतलब you know अभी it's so तक interesting. आपकी एक शादी भी हो चुकी है। मेरी एक चुपके शादी भी हो चुपके चुकी जी, तो बिल्कुल आपकी तस्वीरें जो वायरल हुई थी, आपकी एक अदद हर ड्रामे में एक शादी भी तो लोग फैंस बिल्कुल करा देते हैं मेरी ना। एक ये आपकी बड़ी किस्मत है कि हर ड्रामे में आपकी एक शादी हो जाती है वैसे। बिल्कुल शादी क्या मेरे तो बच्चे भी हो जाते हैं. So, Usman, you did three very big projects in 2019. There was Sur Chandni, which was a social issue. Then there was Ede Wafa, which was also very serious. And then, of जी जी course, there was Alif, जिसमें आपका एक छोटा लेकिन बहुत significant role था. फिर जी आपने एक साल का एक लग ये रहा था कि आपने ब्रेक लिया. You know, जी whether जी. it was a pandemic or whatever. How did Chupke Chupke come to you? एक्चुअली मेरे साथ फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली हमेशा ये आता है कि या तो एक लल पीरियड आता है जब जहां पर कोई काम नहीं या कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं होता जो कि बाहर आ होता है, या फिर एकदम से प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं. यू नो एहदे वफा चुपके चुपके की शूट के दरमियान ऑफर हुआ था और इनिशियली बहुत मतलब बहुत तो नहीं पर थोड़ी वक्फे के बाद उसकी शूट स्टार्ट होनी थी, तो आई वाज थिंकिंग कि मेरी सुर चांदी की शूट खत्म हो चुकी होगी, बट अनफॉर्चुनेटली वो आईएसपीआर ने भी कुछ प्रेशराइज किया कि नो वी नीड टू स्टार्ट नाउ, सो उसकी वजह से कंकरेंटली प्रोजेक्ट्स आ गए. चुपके चुपके मुझे ऑफर हुआ था आई थिंक राइट आफ्टर अहदे वफा की शूट खत्म हुई थी, विच वाज अराउंड एंड जनवरी. और मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड था बिकॉज उस वक्त तो ये था ना कि इट वाज सपोज टू बी एक 2 महीने का प्रोजेक्ट जो कि पिछले रमजान को एक्चुअली लगना था. सो मेरा था कि ये एक अच्छा यू नो एक जिस तरह दानिश भाई भी हमेशा कहते हैं कि एक बोनस प्रोजेक्ट था ऑलमोस्ट, कि यू नो एक आपको you'll get some kind of catharsis कि आपको you know you'll get the freedom to do some comedy, some light-hearted romance and everything, और वो फिर chapter close होके we'll move on to the next one. But unfortunately वो pandemic आ गया और फिर सब shoots रुक गई. I know कि कुछ shoots चल रही थी, but हमारे we were very particular as cast के तौर पे भी और crew के तौर पे भी कि you know अगर pandemic है, अगर SOPs follow करनी है तो अभी maybe it's not the right time to continue the shoot. So shoot रुक गई, फिर थोड़ा you know मैंने अपनी कोई self improvement पे काम करना शुरू कर दिया, तो कुछ बीच में projects आए भी थे, कुछ offers आई थी कि आप ये in the middle कर लें. But frankly मेरा हमेशा से kind of ये रहा है कि I want to focus on one project at a time, you know, specifically अगर वो अभी शुरू हुआ है, अगर वो tail end पे है फिर आप entertain कर सकते हैं possibility, but कि आप कोई और project भी लें, लेकिन उस time पे I really wanted to focus and get चुपके चुपके over and done with, जिसकी वजह से और plus मतलब मैं घर भी आना चाह रहा था, जैसे मैंने कहा कि मैं कराची में फंसा रहा था for about 4 months, so I really wanted to come back home, spend some time with the family, you know, थोड़ा सा ये साल जो है वो introspection का भी रहा है, थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ भी इम्प्रूव की है मैंने, यू नो जितना मैं कर सकता था. सो दैट्स व्हाई आई थिंक यू नो वो बीच में एक ब्रेक आ गया बिकॉज डिलेज वगैरह भी आ गए चुपके चुपके की शूट में, कुछ प्रोडक्शन के मसाइल भी थे. सो हमारी शूट इफेक्टिवली आई थिंक मार्च के एंड में इस साल खत्म हुई है. सो अब नाउ जी 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 Yes, practically a year. Obviously बीच में 4 महीने का ब्रेक था, फिर कुछ रिप्लेसमेंट्स की वजह से कुछ सीन्स रीशूट भी करने पड़े, कुछ सीक्वेंसेस और वजूहात की वजह से रीशूट करने पड़े, तो इट जस्ट टुक अ वेरी लॉन्ग टाइम, जितना मेरे ख्याल से ना डायरेक्टर को, ना प्रोडक्शन को और ना किसी कास्ट मेंबर को अंदाजा था कि ये प्रोजेक्ट इतना टाइम लगाएगा. बट एट द एंड ऑफ द डे आई बिलीव यू नो इट वाज ऑल वर्थ इट बिकॉज़ माशाल्लाह इट्स गॉटन such great game. Feedback. So Absolutely. So other than the fact that it was comedy and you love comedy, what really attracted you to the script चुपके चुपके का? क्योंकि बहुत लोगों ने शुरू में ये भी कहा कि जी चुपके चुपके उसी फॉर्मूला पे चल रहा है जिस पे सुनो चंदा फेमस हुआ था और पॉपुलर हुआ था, कि एक फैमिली है, फैमिली में बुजुर्ग हैं, फिर उनकी औलाद है, फिर उनके आगे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, कुछ 2-3 बच्चे भी हैं बहुत ही पार्टी किस्म के, और कजिन्स का रोमांस है, इंटर फैमिली मैरिजेस हैं, तो वो फॉर्मूला तो वही है. तो आपको क्या अपील किया? मुझे एज अ कैरेक्टर फाज बहुत अपील किया था, बिकॉज यूजुअली ये होता है कि हम अपने ड्रामों में स्लॉट कर देते हैं कि ये भाई एक हीरो है, ये हीरोइक चीजें करेगा,
ये जो है एक मॉरल कॉम्पस है, मतलब ये जो बेसिकली इसका कैरेक्टर इज काइंड ऑफ द वेरी स्ट्रेट लेस्ड कैरेक्टर, वाइल जो आपकी कॉमेडी लाते हैं वो आपके सपोर्टिंग कैरेक्टर्स लाते हैं जिनमें ज्यादा क्वर्क्स होते हैं, जिनमें ज्यादा ऐसे मजेदार से ट्रोप्स होते हैं. बट फाज में मुझे ये लगा था बिकॉज ही सच अ क्रैंकी कैंटैंकरस काइंड ऑफ जल कुकड़ी जिस तरह से कैरेक्टर कहता है, मतलब तो मुझे वो बहुत इंटरेस्टिंग लगा था बिकॉज मैं अपनी फैमिली में मेरी फैमिली में भी फाज जैसे लोग हैं जो कि अपने एज ग्रुप के साथ तो किसी और तरह रवैया और बर्ताव करते हैं, लेकिन फिर जब वो यंगर कजन्स पे आते हैं या फिर अपने डिफरेंट फैमिली मेंबर्स के साथ आते हैं, दे वेरी डिफरेंट पीपल. सो मुझे फाज की इंटरेस्टिंग चीज लगी थी कि फाज हमेशा से एक फ्लॉट कैरेक्टर था. फ्रॉम द स्टार्ट ही हैज सच इंटरेस्टिंग एंटी हीरो क्वर्क्स ऑलमोस्ट. So उस हिसाब से it was a very interesting character for me to play. You're saying anti-hero, लोगों को कोई anti-hero चीजें नहीं हमें नजर आ रही, तो प्लीज जरा इस पर वजाहत करें कि कौन सी anti-hero चीजें, वो तो बड़े honorable से हैं. I mean नहीं, एक तरह से जिस तरह वो रोब जमाते हैं, जिस तरह वो मतलब एक तरह से एक सर्टेन कॉन्डेसेंशन है उस कैरेक्टर में, थोड़ा दबा हुआ है, थोड़ा इमेस्कुलेट हुआ है अपनी बहनों से, उनके आगे ज्यादा बोल नहीं पाता, उसकी वजह से काफी फ्रस्ट्रेटेड भी रहता है. क्या कहते हैं, अपनी फ्रस्ट्रेशन गलत टाइम पे गलत चीज पे निकालता है वो बंदा. सो these were characters जो कि जिनमें मतलब डिस्पाइट द फैक्ट कि ये एक मेन स्ट्रीम कॉमेडी है, एंड आई डोंट थिंक मैं हमेशा कहता हूँ कि आर्ट या तो सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करती है या फिर रिफ्लेक्ट करती है द चेंजेस यू विश टू सी इन सोसाइटी, राइट? क्योंकि विश फुलफिलमेंट होती है. जिस तरह फॉर एग्जांपल मैंने जब शहरियार किया बागी में, तो मुझे लोगों ने कहा ऐसा किरदार तो एग्जिस्ट ही नहीं करता रियल लाइफ में, ये तो आपने एक फैंटेसी का कैरेक्टर प्ले किया है. Whereas that's the character that I relate with the most as far as our beliefs, हमारी बिलीव्स जो है वो बहुत अलाइन करती हैं. सेम गोज फॉर अमान विद सुर्ख चांदनी कि उन्होंने कहा ऐसा सपोर्टिव हस्बैंड कैसे होता है. हालांकि हमने जो रिसर्च की थी और अमान का कैरेक्टर जो लिखा गया था वाज एक्चुअली काइंड ऑफ मॉडल्ड on the husband of an acid burn survivor, right, जिन्होंने बहुत साथ दिया उनका और मतलब हर मरहले में साथ दिया, the good, the bad and the ugly. So I mean there are characters like those, but there are characters like this which is just a kind of एक slice of life था, एक very typical middle class mentality रखने वाली एक typical middle class family, just immersing you into their quirks, their झगड़े, their मसाइल and everything. So उसके बावजूद मुझे लगा कि for a mainstream comedy serial इसमें काफी मजेदार से लेसन्स भी हैं, काफी कॉशनरी टेल्स भी हैं कि किस तरह आपको क्या रवैया रखना चाहिए, क्या नहीं रखना चाहिए. और अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, इट हैज स्टर्ड अप दिस वेरी इंटरेस्टिंग डिबेट एज वेल. और एंड द फैक्ट दैट कभी आपका कोई कैरेक्टर हीरो होता है, कभी आपका कोई कैरेक्टर हीरो होता है, कभी आपका कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, सो दैट्स आई थिंक द रियल ट्रायम्फ ऑफ अ शो लाइक दिस. और मुझे यही चीज इसकी मजेदार लगी थी कि these are fun flawed characters जिन आपको डेफिनेटली किसी ना किसी का अक्स नजर आएगा आपके अपने इर्द गिर्द जो आपके लोग हैं, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो आपके दोस्त हों. सो फाज मेरे लिए the very cute way जो उसका रोमांस स्टार्ट होता है मीनू के साथ, एंड द वेरी रियल हस्बैंड वाइफ प्रॉब्लम्स जो कि दिखाई जाती हैं, जो कि इससे पहले ऑन ज़ारा में भी दिखाई गई थी, which is about the interference के फैमिली कितना इंटरफियर करती है कि एक हस्बैंड और वाइफ को 2 सेकंड सुकून की सांस नहीं लेने देती. ये बहुत रियल इश्यूज हैं. ये जो फॉर एग्जांपल गुल का कैरेक्टर है जो कि जिनको राइटफुली काफी लोगों को नफरत है उस किरदार से, क्योंकि अभी तक विद इन द नैरेटिव उनका रिडेम्पशन आर्क आया नहीं है. मेरी बहन ने एक दफा मुझे कॉल किया, उन्होंने कहा मुझे एंजाइटी हो रही है इनके कैरेक्टर को देख के, क्योंकि मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो कि बिल्कुल इस तरह की हैं. सो डिस्पाइट द फैक्ट कि इसमें बड़े हाइटेंड कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर्स हैं, लार्जर देन लाइफ सिचुएशंस हैं, दे आर दीज हिंट्स एंड मैसेजेस जो कि ये एज अ मेन स्ट्रीम कॉमेडी सीरियल व्हिच इज नॉट रियली मेंट टू बी इंटेलेक्चुअलाइज्ड दे रहा है, व्हिच इज आई थिंक अ रीजन जिसकी वजह से मैं बहुत अट्रैक्ट हुआ था इस शो पे. लोग अट्रैक्ट हुए हैं बिकॉज ensemble कास्ट भी बहुत सुपर है, और जैसे आपने बिल्कुल सही कहा कि कभी कोई कैरेक्टर फेवरेट होता है, कभी कोई, लेकिन somehow आपकी और आयजा की केमिस्ट्री ऐसी जबरदस्त बनी है, which I also think is because opposites are attracting on screen. You are the cantankerous Sadu man, and she is the fun-loving, uchil-TV, clumsy, fumbling heroine, and that chemistry is so super. Did you feel that while you guys were shooting? Because I know that the Aiza's character, वो कैरेक्टर का जो एक्टर था वो एक दो दफा चेंज भी हुआ है. जी, आयजा के आई थिंक बिल्कुल
So I mean, did you think that this would happen कि लोग कहेंगे oh wow ये तो जबरदस्त जोड़ी है? You know, yes, I did. You did. और मैं आपको एग्जैक्टली बता भी देता हूँ और क्या कहते हैं, हमारा पहला जो है वो एक तरह से रोमांटिक सीन, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर सीरियल्स ऑर्डर में नहीं शूट होते, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं शूट होते। यहाँ पर हम कभी एपिसोड 17 का सीन 20 कर रहे होते हैं, फिर फौरन उसके बाद एपिसोड 2 का सीन 3 कर रहे होते हैं। सो हमारा एक रोमांटिक सीन आया था उस उधर आई रियली फेल्ट, और ये दानिश भाई ने भी बात नोटिस की थी, आइजर ने भी बात नोटिस की थी कि देयर वाज अ सर्टेन मैजिक इन द एयर। और ये कौन सा सीन था? ये हमारा सीन था जो कि एक्चुअली अभी आया है, क्या कहते हैं, आई थिंक 1-2 एपिसोड पहले, जहां पर फाज और मीनू का एक छोटा सा झगड़ा हो रहा होता है, और क्या कहते हैं, वो उस्ताद जी कहती हैं और मेरा कैरेक्टर कहता है शुक्र है भैया कह के रिश्ता खराब नहीं कर दिया, एंड शी बर्स्ट्स आउट लाफिंग, और फिर मैं भी हंस पड़ता हूँ और हम एक दूसरे को एक लुक कराते हैं। सो वो एक मोमेंट था। उसके बाद दानिश भाई ने कहा, और एक्चुअली वो एक होता है ना, कास्ट वाज स्माइलिंग, क्रू वाज स्माइलिंग, डायरेक्टर बहुत खुश थे, ही वाज लाइक दिस इज जस्ट वर्किंग, कुछ है इसमें, कुछ एलिमेंट है व्हिच इज जस्ट वर्किंग। सो और प्लस मैं तो आयजा की जितनी भी तारीफ करूं कम है। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे हल्के से जब वो आ रही थी प्रोजेक्ट में मुझे रिजर्वेशंस थे, बिकॉज आयजा was not really known for her comedy, right? And क्या कहते हैं, आयजा ने अभी मेरे पास तुम हो किया था, जो कि इतना सीरियस और इतना इंटेंस प्रोजेक्ट था उनका, so for her to jump from that to this, obviously एक slight flicker of doubt आता है आपको कि especially because there was another actress working in her role beforehand, but the second she came in, इतनी तैयारी करके, इतना एक learning curve भी होता है ना आपका as a fellow actor, head to toe she was prepared, अपना वार्डरोब किया था उन्होंने, अपनी स्टाइलिंग कराई थी उन्होंने, अपने प्रॉप्स लेकर आई थी वो, और वो कैरेक्टर में ऐसी ढली हैं कि मतलब एक सेकंड नहीं लगा। उनके पहले सीन मेरे साथ नहीं था, उनका पहला सीन, पर मैं था सेट पे जब उनका पहला सीन हो रहा था, एंड दैट इज वेयर वी ऑल लुक्ड एट ईच अदर एंड वी वर लाइक वी फाउंड आवर मीनू। So as far as the chemistry goes, obviously there is a certain element of surprise because unlike theater, television तो एक director और एडिटर का मीडियम होता है, आपको 6-6 7-7 महीने बाद पता चलता है कि आपने एज एन एक्टर अदाकारी कैसी की, क्या वो अच्छी थी, क्या वो बुरी थी, क्या वो केमिस्ट्री बन पाई, क्या नहीं बन पाई। बट इधर जो बात रही है वो ये है कि सबकी आपस में केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी, लेकिन खास तौर पे द फाज मीनू डायनामिक वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल टू वॉच। It was absolutely. Do you think that the Faz Meenu dynamic and the Usman Khalid but Aiza Khan chemistry is going to cancel out the incredible love people have for the Usman Maya chemistry? Because अभी तक आप लोगों के तो नाम के hashtags बनते हैं कि ओहो जब couple chemistry की बात हो तो Usman Khalid but और Maya Ali, इससे बेहतर तो because of course is on Zara and then there's Diyar-e-Dil. उसको ओवरकम करना तो आसान काम नहीं है। Do you think that you managed to do it with this? I think कि कैंसल आउट तो I suppose मतलब कुछ शोज होते हैं जो कि कैनन बन जाते हैं, राइट? दयार-ए-दिल, ऑन ज़ारा, 2 ऐसे शोज हैं जो कि I think ऑडियंसेस की कॉन्शियसनेस में जिंदगी भर रहेंगे। So it's very difficult but not impossible, and I think कि अगर चुपके ने ये एक चीज प्रूव की है, वो ये प्रूव किया है कि I can romance people other than Maya. एक certain, क्योंकि मैंने अभी comments audiences के देखे हैं, अपने fans के, अपने followers के, और because मैं भी हमारे ये पूरी कास्ट I believe social media पे बहुत एक्टिव रही है। यूजुअली होता है कि सिर्फ मैं होता हूँ सोशल मीडिया पे एक्टिव, बट इस दफा पूरी कास्ट रही है, तो हम कमेंट्स पढ़ते रहते, ऐसे लोगों ने जो कि मुझे पता है कि उस माया के हैशटैग को लेकर और हमारे कपल को लेकर इतने सीरियस हैं अभी तक, उन्होंने ये भी उन तक ने बोला है कि wow, this was a brilliant, insane chemistry that these two characters had. So I believe that while Usmaya की अपनी जगह है, I think कि इन दोनों फाज मीनू और जो फीनू का डायनामिक है, इसकी भी अपनी जगह बन गई है। हैशटैग उस्माया एंड हैशटैग क्या बनता है इनका? फीनू, exactly. It makes me so happy to see people following comedy and following light-hearted drama so much. मतलब कोई सोच नहीं सकता था कि इतना ट्रेंड करेगा, और
वाकई इट काइंड ऑफ निगेट्स द थियरी कि नहीं जी मिजरी सेल्स हमारे टेलीविजन पे औरत को मार पड़े तो इट सेल्स मिजरी सेल्स। आप हर दूसरे ड्रामे में कोई ना कोई सोशल सब्जेक्ट जो है वो एड्रेस हो रहा है, नथिंग रॉन्ग विद दैट, बट एट द सेम टाइम वो ऑफ बैलेंस बहुत कोर्स। जरूरी है। And it's great that this comes at the time when there's so much disease and depression और pandemic और लोग घरों में बंद हैं और उनको एक रिलीफ मिल रही है। बिल्कुल और आप लोगों के लिए शूट करना मुश्किल बिल्कुल। था, बट आई बिलीव दैट यू मस्ट हैव मेड अ लॉट ऑफ न्यू फ्रेंड्स ऑन द सेट बिकॉज इतनी ensemble कास्ट है। बहुत लोगों के साथ आपने पहले जी काम किया था, बहुत के साथ नहीं किया था, तो आपकी पर्सनल इक्वेशन किन किन लोगों के साथ बहुत जबरदस्त बनी? आई थिंक द लिस्ट इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग, यू नो। हाँ। ये इससे पहले मैंने ऑन ज़ारा में देखा था कि यू नो एक पूरी कास्ट जो है वो ऑफ स्क्रीन उतने ही अच्छे दोस्त हैं, यू नो, चाहे वो दोस्ती कायम रहे ना रहे, बट फॉर द टाइम पीरियड यू नो वी बिकेम ईच अदर्स फैमिली। और आई थिंक यहाँ पर भी वो ही रहा है सिनेरियो, बिकॉज आई थिंक हर कोई, चाहे वो एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हों, चाहे वो नए एक्टर्स हों जिन्होंने अपना डेब्यू किया है इस प्रोजेक्ट से, सब आपस में इतना घुल मिल गए थे। और यूजुअली ये होता है कि यू नो बिकॉज हमारी फैमिली अलग थी और मीनू की जो फैमिली थी वो अलग थी, ऑब्वियसली हमारी डेट्स डिफरेंट थी, हमारे कम कम सीन्स थे इंटरेक्शंस के, लेकिन जब वो भी होते थे तो इतना मजा आता था। यू नो मेकअप रूम पे में दानिश भाई भी एक तो ऐसी पर्सनालिटी है कि यू नो ही वो बहुत लाइट हार्टेड एक पर्सन है, वो शुगल लगाते रहते हैं सेट पे। यू नो जब वो सीरियस होने का टाइम होता है वो सीरियस भी होते हैं, लेकिन उनकी एक खास बात ये है कि उनको यू नो एक एक जो मूड और वाइब होती है ना एक सेट की, वो बरकरार रखना बहुत अच्छे तरीके से आता है, यू नो। एंड बिकॉज ऑफ हिम, और वो खुद भी इतना शुगल और मस्ती और यू नो ह्यूमर करते थे, जिसकी वजह से आई बिलीव इतनी हमारी इम्प्रोवाइजेशन का कैरेक्टर हो प्लेड ब्रिलियंटली बाय उस्मा बेग जी, चाहे वो मिस्कीन का कैरेक्टर हो, चाहे वो गुल का कैरेक्टर हो, चाहे वो हादी मिशी, अब मैं क्या क्या नाम लूं, आई थिंक पूरी कास्ट है। सो स्पेशली मैं ये नहीं कहूंगा कि किसी के साथ जो है यू नो अब जिस तरह मेरे और मीरा के बहुत इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस होते थे, यू नो हम डिफरेंट इश्यूज पे डिफरेंट बातें करते थे, लेकिन फिर हम शुगल भी लगाते थे, हम उनकी किताब भी डिस्कस करते थे, उनके प्लॉट लाइंस के, यू नो अच्छा इस पे एक फिल्म बनाई जा सकती है। फिर उस्मा जी तो इज जस्ट इनसेन वो तो शी इज अ बॉल ऑफ क्रेजी एनर्जी, यू नो। वो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपका मूड थोड़ा बाज वजूहात की वजह से यू आर नॉट एट द टॉप ऑफ योर गेम, तो वो इंजेक्ट कर देती थी इतना ह्यूमर और इतना यू नो अपने ऑफ कलर जोक्स क्रैक करके और अपनी लार्जर देन लाइफ पर्सनालिटी ऑफ स्क्रीन जो है उनकी, उनको हमारे सामने लाके कि यू कुडंट हेल्प बट गेट इनटू अ गुड मूड, राइट। फिर आयजा उसके मतलब उसकी नॉट जस्ट है प्रोफेशनलिज्म, पर उसने भी यू नो वो खुद कहती थी कि मैं यूजुअली सेट्स पे रिजर्व रहती हूँ थोड़ा, और मतलब यू नो मेरा होता है कि यू नो मेरा काम सब वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इस दफा अगर आप बीटीएस वगैरह देखें जो हम सब लोगों ने लगाई है, शी इज पार्ट ऑफ इट एज वेल, यू नो। वो तो इतना जबरदस्त किस्म का इक्वेशन था सब कैरेक्टर्स के साथ कि मैं किसी को सिंगल आउट नहीं कर सकता। हाउएवर दिस वाज द फर्स्ट टाइम आई बिलीव कि मैं और अरसलान आपस में मिल रहे थे। हम एक दूसरे को पहले से जानते थे, हमारा सोशल मीडिया पे बहुत तवील इंटरेक्शन भी रह चुका हुआ है, लेकिन ये पहली दफा था कि हम आपस में मिल रहे थे एंड वी बोथ न्यू कि यू नो चलो सारी केमिस्ट्रीज तो हैं आपकी टिपिकल, बट ये जो एक एस्पेक्ट है ना, ये जो ब्रदरली बॉन्ड है दो कजन्स के बीच में और एक बेस्ट फ्रेंड का बॉन्ड है, ये मैंने ये देखा था कि अहदे वफा में भी लोगों ने ये इतना पसंद किया था। और वाकई ये एक ऐसा एस्पेक्ट है जो हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज इतना एक्सप्लोर नहीं करते, मेल बॉन्डिंग, मेल फ्रेंडशिप, कि यू नो आप औरों के सामने कुछ और हो लेकिन अपने दोस्त और अपने जिगर के सामने आप यू नो यू कांट प्रिटेंड टू बी एनीबॉडी एल्स। सो वहां पर भी हमारी दोस्ती और हमारा शुगल इतना इतना लग गया था, बिकॉज यू नो वी बोथ एट द एंड ऑफ द डे यूट्यूबर्स, हम दोनों ने अपना करियर यूट्यूब से स्टार्ट किया, सो हम अच्छी तरह जानते हैं कि यू नो कहाँ कहाँ क्या इम्प्रोवाइजेशंस लाई जा सकती हैं, कहाँ कहाँ क्या किया जा सकता है, बट मगर आपने तो आपने हादी के साथ अच्छा किया नहीं फाज ने, और मैं हैरान थी, मैंने कहा फाज तो ये हमारा हीरो था, बड़ा लिबरल था और ओपन माइंडेड था, ये इसको क्या हो गया है, इतना क्यों ये तैयब अली क्यों बन गया प्यार का दुश्मन? अच्छा मैंने भी जब ये स्क्रिप्ट पढ़ा था ना, तो मतलब मेरे पास तो इसकी जस्टिफिकेशन है जो कि मैं यू नो मतलब आई नो एक तो ऑडियंसेस जो हैं वो तो शुरू से देखती आई है ना हादी और मिशी की या हैशटैग हाशी की रिलेशनशिप, फाज बिल्कुल भी नहीं देखता आया, ठीक है। तो मतलब एक दोस्त की हैसियत से उसके दोस्त का हक भी बनता था कि वो शायद बताए फाज को कि देखो आई एम इंटरेस्टेड इन योर सिस्टर और मैं बहुत सीरियस हूं उसको लेके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, यू नो। हालांकि
इन अ रियल वर्ल्ड अगर आप जस्टिफाई करें तो सबसे पहले तो दोस्त को दोस्त के पास ही आना चाहिए, प्लस द वे जिस तरह उसे पता चला कि वो एक डिफरेंट माइंडसेट पे छत पे गया और वो प्यार की मतलब वो कर रहा है, और क्या कहते हैं, अब तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स वेरी जस्टिफाइड जो उसका इनिशियल था। उसके बाद जो है फाज जब नीचे आता है तो उसको मिशी की रेपुटेशन की फिक्र होती है, और वो कहता भी है, उसका वॉइस ओवर भी आता है कि यार थोड़ा सोच समझ के काम ले। लेकिन बात मजीद डिस्ट्रॉय कैसे होती है जब मीनू उसे बोलती है फाज को कि आपके तो बेस्ट बडी का निकाह है 3 दिनों में। तो अब आप ये देखते हैं कि एक भाई की हैसियत से एक कैरेक्टर तो यही समझेगा ना कि मेरा दोस्त जो है और मेरा कजन जो है वो मेरी बहन के साथ एक मोहब्बत के दावे दे रहा है, और दूसरी तरफ व्हाई इज ही नॉट टेकिंग अ स्टैंड, वो क्यों नहीं कुछ कर रहा कि मतलब, और मुझे 3 दिन बाद उसका निकाह किसी और से है लेकिन मोहब्बत के दावे वो किसी और को दे रहे हैं, इसलिए वो इतने गुस्से से निकलता है। प्लस वो ये सुनना कि मैं तुम्हें उठा कर ले जाऊंगा। अब ऑब्वियसली फाज इज नॉट अ वेरी फाज इज अ वेरी लिबरल कैरेक्टर, मतलब मुझे जो चीज इंटरेस्टिंग लगी थी उसकी वो ये थी कि वो एम्फेसिस कितना ले करता है एजुकेशन पे, और वो मतलब मीनू को भी कहता है कि चाहे हमारी शादी हो गई हो, हमारा लाहे अमल आगे ये है कि तुम्हें अपनी स्टडीज कंटिन्यू करनी पड़ेंगी, एंड दैट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल थिंग्स जहां पर मैं एज उस्मान खालिद भट्ट और फाज काफी अलाइन करते हैं। लेकिन फाज इज नॉट अ पैरागन ऑफ फेमिनिज्म, एज अ कैरेक्टर, Faz is not this. Faz is progressive to a certain extent. अगर आपने उस तरह का politically correct कैरेक्टर देखना है जो मैंने प्ले किया है, तो वही अमान देखें सुर चांदनी में, या फिर आप देखें बागी का शहरियार। बट फाज में तो बहुत ऑब्वियस फ्लॉज जो है वो आपको नजर आए हैं। तो आपको कैसे लगता था कि लोग, पता है मुझे सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी थी जब लोगों ने बोला था फ्रेंड्स का होता है ना, व्हेन रॉस फाइंड्स आउट के मोनिका और चैंडलर का रिलेशनशिप हो रहा है, तो इज लाइक माय, और वो उसे गुस्सा चढ़ा हुआ होता है, और फिर जब एक सेकंड में वो क्या चैंडलर कहता है कि नो बट आई लव हर, तो वो एकदम से पिघल जाता है। तो लोगों ने ना वहां पर हमारे नाम लिखे हुए थे कि फाज का ये रिएक्शन होगा। तो ऑब्वियसली कैरेक्टर्स, ड्रामे की खूबसूरती यही है कि आप जिस तरह परसीव करें कि कैरेक्टर रिस्पॉन्ड करेगा एक सिचुएशन में, वैसे वो नहीं करता। बट मतलब ऑब्वियसली अब आप आगे आगे देखते जाएं होता क्या है, इट्स नॉट लाइक फाज इज गोइंग टू बी द समाज की दीवार थ्रू आउट। बिल्कुल, थोड़े दिन ही रह गए हैं for it to conclude. अच्छा, yeah, you brought up a very interesting point, Usman, that paragon of feminism. Now you are a paragon of feminism and you're extremely active on social media, on Twitter. आपके views जो हैं वो बहुत ही proper and righteous, and your moral compass is very high and you don't hold back when it comes to saying the right thing. How does that affect your choice of characters? Because एक तो हमारे ड्रामों में, फिल्मों में बड़े क्लियर नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। उसमें तो ठीक है भी, आपने कैरेक्टर किया है नेगेटिव, जिस तरह आपने बाजी में किया था, वो नेगेटिव कैरेक्टर है, दुनिया को भी नजर आ रहा है, ठीक है। बट जहाँ पॉजिटिव कैरेक्टर में ऐसे फ्लॉज हों which go against your principles, do you try to modify them? Do you try to tweak the script, या do you try to convince the writer कि यार आप ये एक बंदा दिखा रहे हैं जिसका मॉरल कॉम्पस बहुत सीधा है, लेकिन इसमें ये टेढ़ है जिसको आप ग्लोरीफाई कर रहे हैं, ये ना करें? मतलब, does your feminism and your views and your social standpoint interfere with your acting? It definitely does, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज यूजुअली जब हम आर्ट वर्सेस आर्टिस्ट की, फन और फनकार के बीच में डिस्कशन की बात करते हैं और डिबेट की बात करते हैं, हमेशा ये होता है कि आर्टिस्ट की पर्सनल लाइफ के इश्यूज की वजह से आप उनके आर्ट को कैंसिल करते हैं, या आप उनके आर्ट को मतलब से थोड़ा डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं। बट यहाँ जो आपने बात की, इज द ऑपोजिट, राइट? कि आर्ट को देखकर आप आर्टिस्ट पे क्या मतलब तोहमतें लगा सकते हैं या कुछ इस तरह कर सकते हैं। देखें, The thing for me is कि आप मेरे किसी भी डायरेक्टर को कॉल कर देना, चाहे वो हसीब हसन हो, चाहे वो हाइसम हुसैन हो, चाहे वो सैफी हसन हो। इनफैक्ट सैफी हसन ने तो ऑन रिकॉर्ड जाके कहा है कि इस बंदे ने जितना मुझे स्क्रिप्ट पे तंग किया है, मैंने जिंदगी में अपने किसी एक्टर को नहीं देखा। ये मेरे ख्याल से MTV का एक शो हो रहा था जहां पर उन्होंने बहुत ओपनली ये बात की थी, बिकॉज यस, मैं हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा जस्टिफिकेशन सीख करता हूँ किसी चीज की, और मैं हमेशा आर्ग्यू करता हूँ, डिबेट करता हूँ, एंड समटाइम्स मेरी बात मानी जाती है। समटाइम्स आई हैव रीरिटन सीन्स जो कि क्या कहते हैं जस्टिफाई करते हैं मेरे कैरेक्टर को, और मतलब समटाइम्स आई हैव काइंड ऑफ सेड कि नहीं, मेरा कैरेक्टर इस बात के लिए अपोलोजाइज करेगा, बिकॉज ही हैज टू अपोलोजाइज। जिस तरह मतलब सनम में फॉर एग्जांपल ड्रामे के लास्ट एपिसोड में उसका एक मोनोलॉग आता है जो वो अपनी एक्स वाइफ को देता है, जहां पर ही अपोलोजाइजेस फॉर बीइंग अ बैड हस्बैंड, so मेरे लिए ये चीज डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, because at the end of the day people are looking
you know, at you on television and seeing your character and, you know, बिल्कुल kind of taking moral lessons from them. बिल्कुल However, I do believe that मतलब इतनी तो distinction होनी चाहिए to separate, you know, बिल्कुल or from what is real, what is हम्म being presented on screen versus हम्म what the person actually is, हम्म right? अब obviously कुछ लाइनें होती हैं जो कि problematic होती हैं, हम्म right? क्या कहते हैं, कुछ ऐसे situations होते हैं जो कि आपको बहुत problematic लगते हैं, लेकिन you know, you have to understand कि उस वक्त उस्मान खालिद बट नहीं है स्क्रीन पे, उस वक्त वो बिल्कुल कैरेक्टर, वो किरदार है स्क्रीन पे. बिल्कुल एंड मुझे हमेशा जो इशू होता है ना, वो यही जो मैंने आपको बात की ना, कि जब आप ग्लोरीफाई करते हैं या हम्म आप इसे नॉर्मलाइज करते हैं. बिल्कुल लेकिन फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चुपके चुपके की मिसाल लूं, ठीक है, मैं पूछने कि लगी थी चुपके इज चुपके में, एनीथिंग दैट यू चेंज्ड इन चुपके चुपके या कोई चीज लगी थी आपको प्रॉब्लमेटिक आई मीन यू नो, फॉर एग्जाम्पल मुझे प्रॉब्लमैटिक लगा था कि वो क्या कहते हैं, जिस तरह वो लाइन बोलता है फास के मेरा हाथ उठ जाएगा हम्म किसी पे, ठीक है, हम्म whereas he's known as somebody जो कि जनरली बहुत रिस्पेक्टफुल है. अब बिल्कुल मेरी जब डिस्कशन हुई थी दानिश भाई से उस पॉइंट पे, तो दानिश भाई ने कहा था कि तुम पे एक पहाड़ टूटा है, ठीक हम्म है, इस पॉइंट पे, और यू हैव टू डिसएसोसिएट योरसेल्फ, यू नो, हम्म आप गुस्से में आके ऐसी चीजें कर देते हैं. हम्म फास्ट के लिए ऑब्वियसली दैट इज एन एम्प्टी थ्रेट. हम्म और मैं एक चीज ये कहूंगा कि जिस तरह उस लाइन को पोर्ट्रे किया गया था, फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज नॉट पोर्ट्रेड एज विंड ब्लोइंग इन माई फेस एंड यू नो दिस वेरी हीरोइक मोमेंट. आप अगर सोशल मीडिया पे भी देखें, आप हर जगह देखें, एवरीबडी हैज कॉल्ड आउट दैट लाइन के फास्ट को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल और उसको प्रेजेंट भी ऐसे किया गया कि वो यू नो ऐसा गलत कर क्यों रहा कर रहा है वो हम्म कैरेक्टर. और मैं चुपके चुपके की मिसाल दूंगा कि देखें, जब एक कैरेक्टर प्रॉब्लमैटिक चीजें बोलता है ना, कि जिस हम्म तरह पुटिंग अ वुमन इन हर प्लेस या कोई ऐसी हम्म चीज, और उसको कॉल आउट नहीं किया जाता, दैट हम्म इज वेयर द प्रॉब्लम लाइज. हम्म बट चुपके चुपके, डिस्पाइट बीइंग दिस वेरी हार्डकोर मेन स्ट्रीम कमर्शियल प्रोजेक्ट, हम्म इधर जब भी कोई, जिस तरह फास्ट जब भी मीनू के साथ कोई यू नो अपना गुस्सा किसी और एस्पेक्ट से निकाल कर उस पे निकालता है, उसके साथ फ्रस्ट्रेट होता है या टू नीडी हो रहा होता है, शी कॉल्स हिम आउट, द हम्म दादी कॉल्स हिम आउट, हम्म यू नो. सो जब आप ड्रामे में हाईलाइट करें ना कि ये हम्म इशू, ये जो आपका रवैया है, ये बर्ताव जो है, ये प्रॉब्लमैटिक है, हम्म तो फिर आई थिंक दैट बिकम्स देन अ लेसन इन व्हाट नॉट टू डू. एक हम्म कॉशनरी टेल जैसे कहते हैं, ठीक जिस है तरह गुलापा का कैरेक्टर फॉर हम्म एग्जांपल अगर आप लें, तो आई एम बिल्कुल श्योर कोई भी यहाँ पर नहीं बैठ के कह रहा होगा वाह गुलापा वाह, वाह क्या वाह बहुत अच्छा अमेजिंग कर काम रही हैं किया, हाँ राइट. ट्रू ट्रू ये बिल्कुल सही कर रही है, पूरी दुनिया कह रही है कि ये गलत है, और उस ड्रामे के किरदार तक कह रहे हैं कि ये गलत है. हम्म सो वी आर फाइटिंग द सेम फाइट, हम्म राइट. हम्म So there were other elements as well, जिस तरह छोटे छोटे nuances जो मैं लेकर आया to kind of balance out जो फाज कभी कभी यू नो हरकतें ऐसी कर देता है जो कि मीनू हम्म के लिए थोड़ी अनवारंटेड होती हैं. हम्म यू नो, जिस तरह अभी पिछले एपिसोड में गुलापा ने उससे कोई बात कर दी, तो गुलापा को हल्के से तल्ख लहजे में वो कहता है कि आप इस बेचारी पे क्यों अपना गुस्सा उतारी, एंड देन ही टर्न्स अराउंड एंड माउथ सॉरी टू हम्म मीनू. तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें और छोटे छोटे एलिमेंट्स तो मैं लाता रहा हूँ टू हम्म काइंड ऑफ बैलेंस द कैरेक्टर आउट, टू हम्म नॉट मेक हिम यू नो दिस काइंड ऑफ पेट्रियार्की का बॉस. हम्म But at the same time during the shoot I was very careful, and बहुत discussions हुई मेरी दानिश भाई से कि ऐसा ना हो कि you know ये glorify की जाए, उसकी एक act जो कि glorify नहीं करनी चाहिए, and I think we've been pretty successful in that. आई थिंक सो बिकॉज अभी तक कोई भी ऐसी ऑफेंसिव चीज नहीं है जिसको आप कहें कि ये गलत है और ग्लोरीफाई किया जा रहा है ऐसा नहीं हो रहा जी ऐसा जी ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा एंड आई थिंक क्रेडिट गोज टू द राइटर द डायरेक्टर एंड ऑल ऑफ यू आई थिंक एवरीबॉडी इज सो इन्वेस्टेड इन चुपके चुपके और यू नो फ्रॉम द कैरेक्टर्स टू द कैरेक्टर डेवलपमेंट टू द वार्डरोब्स टू एवरीथिंग सबकी बहुत सख्त इन्वेस्टमेंट है तो ये जी बात तो सही है अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो पीपल ऑफ कोर्स योर फैंस आर एज इंटरेस्टेड इन एद वफा उस वक्त भी हमने बड़ी कोशिश की बट वी कुडंट टॉक एट दैट टाइम हाउ एक्साइटिंग वाज एद वफा आई मीन दैट वाज अ मेगा प्रोजेक्ट और लॉरेंसफोर्ड कॉलेज में जाके उसको शूट करना और फिर कराची एंड इट वाज ऑल ओवर द प्लेस एंड यू नो बहुत ही एक मेगा प्रोजेक्ट था उसका एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा रिकॉल करें एदे वफा तो was you know just मेरे लिए पर्सनली एक बहुत जबरदस्त प्रोजेक्ट था. मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक करूंगा कि somebody said it best कि जब ड्रामा खत्म हुआ ना, तो क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट्स बहुत फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ कि लोग क्या कह रहे हैं, तो किसी ने एक बहुत खूबसूरत बात की थी कि फॉर देम दे सेड कि एदे वफा में
शाहजैन का जो आर्क था उनके लिए सबसे ज्यादा पावरफुल था, बिकॉज दे सेड दैट शाहजैन का जो बैटल था वाज विद हिज ईगो, and that is a much more personal battle than external threats, external forces, and everything. And that is the reason why I was so invested in Shahzahan's character, क्योंकि शाहजैन एक आउट एंड आउट हीरो नहीं है, राइट? शाहजैन बहुत प्रॉब्लमैटिक चीजें करता है, अपने दोस्त को फायर करवा देता है, मतलब मैनिपुलेट करता है सिचुएशंस को, उसका ईगो है, उसका एंगर है, गुस्सा है उसमें बहुत शदीद. सो ये फैसेट्स प्ले करना, आई थिंक ब्रेकिंग फ्रॉम द कुकी कटर काइंड ऑफ हीरो रोल्स, ये मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग diversion, मतलब not a diversion, but like interesting for an actor challenge था कि how to make a character likable when he's supposed to, how to make people hate him when they're supposed to, and then how to bring his art to a proper conclusion. तो इधर काफी debates और काफी discussions सैफी भाई के साथ, जिस तरह मैंने mention किया कि वो तो कहते थे कि और तू बड़ा तंग करता है स्क्रिप्ट को लेकर. मैंने उनको और मुस्तफा भाई का जीना हराम किया during the क्योंकि वो भी एक सवा साल की शूट थी ना, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जा रही थी while we were shooting. So there was a lot of margin जहां पर आप डिस्कस कर सकते थे. मेरी तो डीजी उस वक्त के डीजी आईएसपीआर गफूर साहब से भी बड़ी डिस्कशंस हुई अपने कैरेक्टर को लेकर, बिकॉज आई रियली वांटेड कि अगर आप उसे एक ग्रे शेडेड आर्क दे रहे हैं तो देयर हैज टू बी दैट रिडेम्पटिव आर्क एज वेल. यू कैन नॉट लेट, आप ऐसा नहीं कर सकते कि बस ये तो फितरतन ऐसा ही है. देयर हैज टू बी, ताकि लोगों के लिए कोई मॉरल लेसन भी आए उस किरदार को लेकर. तो और उसमें जो एक मैसेज था जो कि शाहजैन मेरे ख्याल से कहता है, एंड मेक ए फ्रेंड ऑफ द फैमिली यू चूज, सो चूज वाइजली. सो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज था मेरे लिए कि आपके, यू आर डिफाइंड बाय द पीपल दैट यू आर अराउंड. आपके इर्द गिर्द के लोग आपका सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस होते हैं, चाहे वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हो चाहे वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस हो. और शाहजैन के साथ भी यही था. जब जब उसने अपने आप को आइसोलेट किया एज अ कैरेक्टर और अपने आप को विक्टिम कॉम्प्लेक्स में ले आया, तब ही डिड द वर्स्ट थिंग्स इमेजिनेबल. लेकिन जब उसने अलाउ किया अपने आप को, अपने दोस्तों को उसको प्रॉपर गाइडेंस देने के लिए, और उसे एक बेहतर इंसान बनाने के लिए, तो वहां पर उस कैरेक्टर की प्रोग्रेशन हुई. सो आई थिंक के ऐदे वफा, एक तो जिसका मैंने पहले भी डिस्कस किया, बिकॉज ऑफ द मेल बॉन्डिंग एस्पेक्ट, हम चार दोस्त, अगेन वही हमारा, क्योंकि इट वाज लाइक द फोर ऑफ अस थ्रू आउट ऑलमोस्ट, एटलीस्ट द फर्स्ट 5-6 एपिसोड्स तो हम बिल्कुल इकट्ठे थे. तो हमने रमजान में ही शूट स्टार्ट की थी लॉरेंस कॉलेज में, और वहां पर इतना नॉस्टैल्जिया, इतना मजा, इतना शुगल आया था. एवरीबडी ब्रोक आउट फ्रॉम देयर शेल्स, चाहे वो आहद हो चाहे वो वहाज हो. मैं वहाज से मिला हुआ था, मैं आहद से पहले गालिबन सिर्फ एक इवेंट पे मिला हुआ था, उस तरह हमारी बॉन्डिंग नहीं हुई थी. अहमद तो मेरा बहुत पुराना दोस्त है. अहमद को सबसे पहले आई बिलीव थिएटर में मैं ही लाया था एज एज डायरेक्टर. सो वी, तो हमारी तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी. बट हम चारों की एक, पता नहीं अगेन कैसे, आई गेस जब स्क्रिप्ट अच्छा हो और जब आपके डायरेक्टर अच्छे हो और क्या कहते हैं, आपको वो माहौल दिया जाए कि आप जो है वो अपने कैरेक्टर को लेकर आगे बढ़ सकते हैं, एज अपोज टू यू जस्ट बीइंग अ मैरियोनेट और अ पपेट, कि you're just voicing the script. So I believe वो सैफी भाई में भी एक बहुत खूबसूरत बात है कि वो इतना ओपन है वो टू डिस्कशन, बहुत ज्यादा. मतलब one of the biggest praises I can give him is कि उनमें वो बिल्कुल भी ईगो नहीं है. और वो खुद कहते भी हैं कि मैं उस तरह का डायरेक्टर हूँ ही नहीं, मेरे साथ आप डिस्कस करो, जो अगर मुझे लगा कि आपकी बात बेहतर है तो मैं आपकी बात पे कायम रहूंगा और आपकी बात मानूंगा. लेकिन ऑब्वियसली कई जगहों पर एक्टर्स तो काफी सेल्फिश होते हैं ना, हम लोग अपना सिर्फ आर्क देख रहे होते हैं और अपने डायलॉग्स देख रहे होते हैं. बट डायरेक्टर तो एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ जाता है, जो कि ऑब्वियसली दानिश भाई के भी हाथ में इतने ज्यादा एंसेंबल कैरेक्टर्स, इतने ज्यादा ईगोज और पर्सनालिटीज, उन सबको मैनेज करना, आई कैन अंडरस्टैंड. और फिर एक नैरेटिव थ्रेड को भी आगे लेकर जाना, तो ये बहुत मुश्किल काम होता है. तो मैं दाद दूंगा सारे डायरेक्टर्स का जिन्होंने इस तरह के एंसेंबल प्रोजेक्ट्स में काम किया हुआ है, उनको सक्सेसफुल बनाया हुआ है. बिकॉज आई मीन, आई थिंक सैफी भाई अगेन क्रिएटेड मैजिक विद ऐदे वफा. इतने इश्यूज थे उसमें भी, मतलब उसमें भी डिलेज थे, उसमें भी स्क्रिप्ट के बैक एंड फोर्थ हो रहे थे. फिर मतलब इनिशियली कॉन्सेप्ट कुछ और था, बट बिकॉज वो जो इंडिया का सारा इशू हो गया एट द टाइम, तो फिर इट वाज वेरी पर्टिनेंट एंड इम्पोर्टेंट कि उस एस्पेक्ट को लाया जाए स्क्रिप्ट में. तो काफी, हम भी काफी चेंजेस और काफी मिनी रेवोल्यूशंस के थ्रू गुजरे हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ दैट शूट. लेकिन अगेन दैट डायरेक्टर केप्ट हिज कूल, सैफी भाई केप्ट हिज काम. इतना अच्छा उनका मतलब वेलकमिंग एटीट्यूड
एटीट्यूड, और वो भी काफी शुगली इंसान है, वो क्योंकि वो खुद भी एक्टर रह चुके हैं, मतलब हैं अभी भी और रह भी चुके हैं, तो यू नो जो एक्टर डायरेक्टर्स होते हैं ना, उनको दोनों पर्सपेक्टिव्स, उनमें एम्पैथी मेरे ख्याल से थोड़ी ज्यादा होती है, बिकॉज दे कैन पुट देमसेल्व्स इन द शूज of an actor and understand their point of view as well. So I think के ऐदे वफा, again वो कुछ projects होते हैं ना जो आपके दिल के बहुत करीब होते हैं, और आप क्योंकि आपको इतना मजा आया होता है उनको शूट करते हुए, उनका आउटकम देखकर आपको इतना मजा आया होता है, तो मेरे लिए अगेन ऐदे वफा एक ऐसा प्रोजेक्ट है. Usman, your career is so multidimensional. I'm not even going to get into Usman the writer. मतलब वो तो एक राइटर है, और आपने स्क्रिप्ट भी लिखा है, आपने एलएसए का स्क्रिप्ट लिखा है, आपने मायरा के साथ रैप किया हुआ है, बड़ा एक कंट्रोवर्शियल एलएसए के स्टेज पे, जिसके बाद लड़ाइयाँ भी हुई लोगों की. आपने स्क्रीन प्लेज भी लिखे हैं. बट आई थिंक either this interview has to be two parts, but as a writer तो बिल्कुल मैं अभी साइड पे रख दूंगी, वरना ये इंटरव्यू कभी खत्म ही नहीं होगा. But I want to talk about the films as well. आपने फिल्में भी की हैं, and you've done successful films, and you know you've written screenplays, all of that. इतना काम किया है, ट्रेनिंग आपकी थिएटर की, थिएटर अब है भी नहीं भी है. You were one of the people who revived it actually, and you've done so much theater. And what do you enjoy most? I mean, you're kind of dabbling in so many different art forms. What do you enjoy personally the most? You know, मुझसे ये सवाल इतनी मर्तबा पूछा गया और मेरे जवाब इतने मुख्तलिफ रहे हैं कि What do you enjoy the most today? Exactly. No, this is not, मतलब it is not an indictment on you. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मेरा thought process हमेशा बदलता रहता है. You know, there are times where I've enjoyed the writing, क्योंकि writing actually एक ऐसा process है जो कि एक तो solitary है, उसमें किसी और की involvement नहीं होती, उसमें सिर्फ आपकी creativity होती है. Right? At least जब आप पहला draft जब तक नहीं लिखते, because you are literally weaving characters into existence. तो उसमें जितना you know जो madness जाती है, जो chaos जाता है, और जो you know आप अपनी रियलिटी से ऑलमोस्ट सेपरेट होके किसी और रियलिटी में चले जाते हैं, उसका मुझे बहुत मजा आता है. बट यू नो जब मैं एक्ट कर रहा होता हूँ तो मुझे लगता है कि यार यू नो उसमें भी जो फ्रस्ट्रेशन है, जो पागलपन है, जो एक नशा है, इट्स ऑलमोस्ट यू नो जो आपको हाई मिलता है ना एक्ट करने से, वो आपको किसी भी और चीज में नहीं मिलता. आई डोंट नो व्हाई, बट एंड यू नो देयर इज द कोरियोग्राफी. जब मैं बच्चा था ना, द फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू बी वाज अ डांसर. हम लोग बॉलीवुड की क्लासिक फिल्म्स देखते थे, हम लोग हॉलीवुड के म्यूजिकल्स देखते थे ग्रोइंग अप. हमारा बहुत बड़ा सिनेमा व्यूइंग कल्चर था हमारे घर में. तो यू नो जब मैं फ्रेड अस्टेयर को देखता था, या जब मैं यू नो किसी बॉलीवुड के परफॉर्मर को देखता था परफॉर्म करते हुए, या हम डांस परफॉर्मेंसेस देख रहे होते थे, प्लस बिकॉज मेरे वालिद साहब डायरेक्टर जनरल थे पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स के एट द टाइम, तो वो मुझे ट्रूपेज दिखा रहे होते थे, यू नो चाहे वो चाइना से आए हो, वो अजरबैजान से आए हो, मतलब यू नो सो आई गॉट really invested into the world of performing arts really soon into my life. Right. So you know I mean ये बहुत मुश्किल सवाल है to answer. I think के मतलब जो today अगर मैं इसका जवाब दूं तो वो whatever I'm doing right, I then disconnect from everything else. You know अगर मैं act कर रहा हूं तो फिर मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि अच्छा यार मैंने लिखना भी है. फिर अब मैं फिर जो अगर कुछ project लिख भी रहा होता हूँ, जो कि मैं अभी लिख रहा हूँ, I'm writing a web series for myself. तो वो फिर प्रोसेस में ऑन होल्ड कर देता हूँ, बिकॉज मैं धोखा भी नहीं देना चाहता किसी चीज को. यू नो अगर आपका माइंड किसी और, आप इवन 10% ऑफ योर माइंड इज समवेयर एल्स, तो यू आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट टू व्हाट यू आर डूइंग एट द करंट मोमेंट. बट आई विल से कि आई एम वेरी माशाल्लाह लकी, और मैं बहुत प्रिविलेज्ड हूँ. And I don't take this lightly कि मुझे जो opportunities मिली गई हैं to express myself, चाहे वो through dance और choreography हो, चाहे वो through direction हो, through theater acting हो, through behind the scenes मैंने assistant direction भी की हुई है फिल्मों की. तो you know मुझे मेरा जो एक ख्वाब था कि you know मैंने I always wanted to put a finger in every pie possible. मेरा कभी भी ये नहीं था कि मैंने सिर्फ एक एक्टर रहना है अपनी जिंदगी में, या सिर्फ एक डायरेक्टर बनना है, या सिर्फ एक डांसर बनना है. I wanted to do it all. So and you actually managed to achieve that. And mashallah, you know मतलब अल्लाह मियां की तरफ से आया है ये कि मतलब जहां पर फॉर एग्जांपल कई मोमेंट्स थे जब कोई ऑफर्स नहीं आ रहे होते थे एक्टिंग के, लेकिन फिर बिल्लो हाई के कोरियोग्राफी का की ऑफर आ गई कि आप करें ये, आप डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी बने, आप सिर्फ डांस प्रिपेयर मत करें, आप पूरा बोर्ड एनविजन करें, आप डायरेक्ट करेंगे पूरा सीक्वेंस. तो यू नो मेरे लिए तो ये सारा परफॉर्मिंग आर्ट्स की जर्नी तो एक लाइफ लॉन्ग लर्निंग जर्नी है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई हैव वर्कड अंडर
such brilliant maestros and masters और बहुत कुछ सीखने को मिला है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. Is there anything that you haven't done yet and you really hope कि मैंने ये एक चीज मैंने करनी है जी performing arts को मद्देनजर रखते हुए? जी I want to play a serial killer. Okay, okay. मैं आपको इसकी बताता हूँ. हाँ. मैंने जब जिंदगी में पोइट्री लिखना शुरू की और जब मैं अपनी शॉर्ट स्टोरीज लिखता था जो कि आगे पब्लिश भी हुई और सारा कुछ, they are very dark. I have a very dark sense of humor and also the kind of I gravitate towards horror and psychological horror and thriller as a genre. आपका डेब्यू था उस्मान, हम भूले नहीं है, देखी थी हमने वो फिल्म. और फिर सया भी मैंने लिखी जिसके लिए I got a first ARY awards पे the best screenplay writer award as well. So मुझे बहुत शौक है इस तरह के कैरेक्टर्स प्ले करने का and you know तो सैफी भाई ने जब मेरी उनकी से डिस्कशन होती थी तो मैं उनको भी कहता था कि यार आप एक हॉरर सीरीज बनाए ना. तो उन्होंने कहा मैंने बेलापुर की डायन बनाया था तो अब मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर से बात करूंगा. मैंने कहा यस बट यू नो मतलब आप फीमेल कैरेक्टर से हट के मेल कैरेक्टर पे आके मेक हिम द you know some a character like Hannibal for example, you know, a character like Pennywise the clown from It, you know, out and out like psychopaths is a character because मैंने जो है थिएटर में इस तरह के रोल किए हुए हैं. बिल्कुल. So I guess जब मैं अपना ट्रेजेक्टरी देखता हूँ ना टेलीविजन और फिल्म में, क्योंकि देखिए मैंने कॉमेडी भी कर ली, मैंने हार्डकोर रोमांस भी कर लिया, मैंने लाइट हार्टेड रोमांटिक कॉमेडी भी कर ली, मैंने ड्रामा इंटेंस ड्रामा भी कर लिया. सो कुछ जॉनर्स हैं जो कि मैंने अपने चेकलिस्ट में से चेक ऑफ कर चुका हूँ, लेकिन ये एक चीज है जो कि इज स्टिल रिमेनिंग प्ले लाइक द बूगीमैन. Really good serial killer on screen, hopefully. Not a boogeyman, yeah. Not on screen, absolutely. It's been an absolute pleasure talking to you, Usman. Or as I sign off, I'm going to bring up a very old memory. Or I have a question for you. I have a question for you that over all these years, I've been watching all your projects. और मैंने बहुत शौक से देखे, right from Ziba Khana through the movies, the television, all of it, theater भी. And मुझे याद है जब आप The Living Picture कर रहे थे, तो and when you sort of made a debut on the scene. तो लोग आपकी तस्वीर लगाते थे और कहते थे oh my god, Pakistan's found in Orlando Bloom, this is Pakistan. और शाहरुख को तस्वीर लगा देना. उसके बाद आपने एक लुक अपनी क्रिएट की with the beard and it never came off in the last 10 years. Why is the look not changing and when will you go back to that clean shave, because you look so good. जब या शायद आप वो ऑर्लैंडो ब्लूम का ब्रश ऑफ करने के लिए आपने कहा ये तो मुझे आइंदा कभी कोई ना कहे. I remember आपने ट्वीट भी किया था इसके बारे में मेरे ख्याल से गालिबन एक साल पहले. ये कहते हैं see 10 years तो अभी नहीं हुए because I was clean shaved in Onzara. I had just a mustache and a goatee in Sanam. Yes. But उसके बाद वो जैसे मैंने कहा ना अभी जो पिछले projects आए हैं, for example, like I would have loved to be clean shaved and had short hair एहदे वफा के initial episodes में, because मेरी age dramatically गिर जाती है जब मैं shave करता हूँ. तो but unfortunately वही जैसे मैंने कहा ना कि या तो देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के वाला सीन हुआ था मेरे साथ कि मैं कंटिन्यूटी में था सुर चांदनी की. सो जिसकी वजह से I couldn't. लेकिन जब वो आगे 5 years का प्रोग्रेस हुआ एहदे वफा में तो मैंने अपने बाल छोटे काट लिए. In this drama, चुपके चुपके हमने डिस्कस किया था लुक चेंज करना, but unfortunately they wanted a character who was in his early 30s. Right. But definitely क्या कहते हैं जो भी मेरा नेक्स्ट प्रोजेक्ट आएगा उसमें I also personally do want a change. ऐसा नहीं है कि मैंने ठान लिया कि पर्टिकुलर लुक ही रहेगी. This is why I want to play a boogeyman, because I want to shave my head off. I want to do crazy things to my face. You know, I hope that you do, because usually लोग दाढ़ी रखते हैं A for contouring. I mean they call it the male contouring, right? या वो रखते हैं डबल चिन छुपाने के लिए, तो आपको वो उसकी भी दोनों चीजों की जरूरत नहीं है. नहीं जरूरत नहीं. Yeah, and you look really good without. So I was just wondering. I mean, this is just trivia, of course. नहीं ये कभी कोई conscious decision नहीं मैंने लिया था. And obviously I've been very flattered to be called the Orlando Bloom in my in I don't know, like 5-6 years ago तक तो ये बहुत रट चलती थी and everything. And it's obviously it's sweet because he's a very good looking man, so I'm going to take the compliment as a compliment. So are you, absolutely.
So, but definitely कोई ऐसा अगर कैरेक्टर आया कि कहते हैं जिसमें कोई because like मुझे कोई qualms नहीं है पर्सनल मुझे कोई हाँ, reservation नहीं है अपनी राइट, beard शेव करने में अपने बाल राइट, बड़े छोटे कराने में इनफैक्ट सिर्फ चांदनी के लिए I had hair up till here बिल्कुल, जिनको फिर कर्ल किया जाता था because बिल्कुल, I wanted to give that messy look उसमें वो बिल्कुल, बाल उसके बने हुए नहीं होते कभी भी उसके सामने आ रहे होते हैं हाँ, पसीना हाँ, भी आ रहा होता है we never remove those elements for हुँ, beauty हुँ, or for कि एक actor has to look a certain way मुझे हुँ, उस तरह के कोई क्वाम्स कोई रिजर्वेशंस नहीं है हुँ, तो डेफिनेटली अभी कोई नेक्स्ट अगर कोई ऐसा रोल आया तो हुँ। देयर विल बी एन चेंज नहीं, फॉर श्योर Aslam, I think one of the best things about you as an artist is that you're an actor without an ego. और वो नज़र आता है। वो नज़र आता है कि कुछ एक्टर्स हैं वो दे रहे होते हैं कुछ ले रहे होते हैं. So you're definitely a giving actor and it's very very enjoyable to watch you on screen, especially these थैंक days यू in comedy. चुपके चुपके तो चुपके चुपके तो ईद के दिन खत्म हो जाएगा. उसके बाद what can we expect? I mean, um, where do we see you देयर इज next? एक वेब सीरीज है उसके एक एपिसोड में आई एम प्लेइंग अ कैरेक्टर जो कि आल्सो जो एक मेरा पब्लिक इमेज बना हुआ है हाँ, उससे बहुत मुख्तलिफ है okay. सो आई होप कि वहां भी लोग डिस्टिंक्शन रखें Hmm. बिटवीन उस्मान खालिद बट एंड द कैरेक्टर दैट आई एम प्लेइंग Right. so there's that एक दो ऑडिशंस हैं जो कि अभी ईद के बाद मेरे लाइंड अप हैं फॉर सम प्रोजेक्ट्स तो Okay. लेट्स सी अभी तक कुछ कॉन्क्रीट नहीं है Right. बट मेरा यही है जैसा कि आपने कहा जैसे मैंने खुद कहा कि जब कोई लल आता है तो मैं अपनी Hmm. चीज पे काम करना शुरू कर देता हूँ ठीक है. मैं खुद की वेब सीरीज लिख रहा हूँ which is a psychological thriller Right. a 10 episode psychological thriller Excellent. काफी अरसे से वो एक्चुअली Sounds पिछले fun. 5-6 साल से मेरे दिमाग में घूमती रही बिल्कुल. है और फिर हुँ. फाइनली मैंने कहा कि होता ये है ना कि आप यूनिवर्स वो जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ना कि यू पुट थिंग्स आउट इनटू द यूनिवर्स तो अगर हाँ, आप नहीं वो कर पाते कोई और वो कर कोई पाता और है कर पाता है. एक सॉरी मैं एक बड़ी एब्सोल्युटली. छोटी सी एक एग्जांपल दूंगा इस बात की एक स्टोरी थी मेरे दिमाग में फॉर अ हॉरर फिल्म फॉर मेनी मेनी इयर्स और हुँ. मैं हमेशा वो पुश फॉरवर्ड करता रहा बिकॉज मुझे भी ये एडवाइस मिलती गई और मैं खुद भी कि होन योर क्राफ्ट एज एन एक्टर राइट नाउ हुँ. आप अभी एक वर्किंग एक्टर हैं बेहतर से बेहतर होते जाएं गेट टू अ सर्टेन पॉइंट where then branch out into because direction तो takes 8 months or a year of your life हुँ. आप कुछ और नहीं कर सकते उसके बीच because आप प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन में आ रहे होते हैं so मैंने हमेशा ना वो टाइप किया हुआ था और 2010 से मेरे पास टाइम स्टैम्प है कि वो हुआ था एंड 6 months ago हमारा सब्सक्रिप्शन है एक शडर पे which is like exclusively horror movies और thrillers दिखाता है वो ओके. I saw a film that was exactly the same ओह concept माय a गॉड! 2019 film which was exactly the same concept यहाँ तक के उसका पहला सीन और मेरा पहला सीन क्योंकि मैंने पहला सीन लिखा हुआ था shot by shot almost same था अनबिलीवेबल, तो it अनबिलीवेबल. that was blew my mind because obviously एक idea किसी एक हाँ, इंसान हाँ. के से मैं दूर थोड़ी रह सकता है multiple people can have the same ideas but it was हुँ. just like had I acted on this before I would have been the person putting out that movie rather than this अनबिलीवेबल. Hollywood director so That's unbelievable actually. On that note, I'll have to wrap up because we're heading towards iftar and of things are course getting frantic around. But it was an absolute pleasure talking to you. I hope that next time you're in Karachi, we can meet up. I hope inshallah आपकी जो shifting है आपने बताया recording से पहले कि आपको evict कर दिया गया था एक apartment में से in the midst of the pandemic. You moved to a new place. You're back in Islamabad right now. Usman, good luck with all your projects. thank you चुपके चुपके we continue to enjoy up till Eid. आपका कोई पैगाम हो चुपके चुपके के फैंस के लिए वो दे दीजिए और that's it. Thank you again. मैं बस एंडिंग में ये कहना चाहूंगा टू ऑल ऑफ द फैंस ऑफ चुपके चुपके जिन्होंने इतनी मोहब्बत की हमारे प्रोजेक्ट को जिन्होंने फाज से इतनी मोहब्बत की फाज को इतना सपोर्ट किया फाज को इतना डिफेंड किया और फाज को राइटफुली कॉल आउट भी किया जब फाज ने अजीब व गरीब किस्म की हरकतें की थैंक यू सो मच दिस वाज माय इंटेंशन विद डूइंग दिस प्रोजेक्ट एंड स्पेशली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पैंडेमिक हम सब पे बहुत टफ रहा है एंड आई एम सो हैप्पी आप लोगों के मैसेजेस देखकर जो हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस डेली आ रहे होते हैं कि थैंकिंग अस थैंकिंग द कास्ट थैंकिंग द क्रू कि हमने इस किस्म का प्रोजेक्ट लेकर आए जो कि एक एंटीडोट बना टुवर्ड्स द डिप्रेशन स्पेशली फ्रॉम इंडिया स्पेशली फ्रॉम बांग्लादेश इंडिया में बहुत हालात इस वक्त ख़राब हैं सो मेरी आप सबके साथ दुआएं हैं कि इंशाल्लाह वी गो थ्रू दिस देयर इज अ लाइट एट द एंड ऑफ द टनल और वी आर ऑल इन दिस टुगेदर हम सब में इतनी एम्पैथी है कि हम ह्यूमैनिटी ओवर एवरीथिंग एल्स में बिलीव करते हैं सो थैंक यू फॉर एंजॉयिंग आवर प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो ऑल माई लव एंड माई प्रेयर्स फॉर यू एंड फॉर दिस नेशन थैंक यू